हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। ठीक है, टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो है क्लास 9, 10th, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए, जो भी फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। ये तीनों नियम हैं, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। यही तीनों नियम के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए, जो न्यूटन के गति का नियम है, तो न्यूटन जो थे वो सबसे पहले अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किए थे, प्रिंसिपिया। ठीक है, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में इन्होंने यही तीनों गति के नियमों के बारे में बताया था। ठीक है, गति के नियम के बारे में उन्होंने बताया था। तो इसीलिए उनके सम्मान में, जो है आइजैक न्यूटन के सम्मान में ही, इन्हें न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये जो एक पुस्तक ये प्रकाशित किए थे प्रिंसिपिया के नाम से, और यही बुक में इन्होंने गति के नियम के बारे में बताया था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस वैज्ञानिक के सम्मान में, यानी न्यूटन के सम्मान में, गति के नियमों को न्यूटन के नियम भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग भी जानते हैं कि न्यूटन का नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का नियम। तो इस तरह से न्यूटन का गति का नियम नाम रखा गया था। पुस्तक का प्रकाशित किया गया था 1867 में। अब चलिए, गति का पहला नियम क्या कहता है। देखिए, गति का प्रथम नियम, और इसको गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टिया। ठीक है, इनर्शिया। अब देखिए, गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। जैसे आगे मैं एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा, अभी थोड़ा और यहाँ पर देख लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। अब देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। जो रुकी हुई एक गाड़ी होती है, ठीक है, अचानक से जब चलती है तो उस पर बैठे हुए जो यात्री लोग होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए कि बस पर जब भी बैठते हैं तो बस में आप बैठे हुए हैं और बस अचानक से चल दिया। ठीक है, अचानक से आगे बढ़ गया तो आप क्या होते हैं, हल्का पीछे खिसक जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे खिसक जाते हैं। और कहीं अगर आप चलते हुए बस में बैठे हुए हैं और अचानक से बस ब्रेक लगा दे तो आप क्या होते हैं, हल्का सा आगे चले जाते हैं। ठीक है, हल्का सा आगे झुक जाते हैं। तो इस तरह से जड़त्व का नियम काम करती है। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए, और जब कोई वस्तु रुकी हुई है वो तब तक रुकी हुई रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, अब आप समझ गए कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बैठे हुए ही रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे बस चल रहा है और आप बैठे हुए ही रहना चाहते हैं, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगता है तो बस से बल लगता है और आप थोड़ा आगे झुक जाते हैं। तो इस तरह से बाहरी बल काम किया। अब मान लीजिए कि आप बस पर बैठे हुए हैं और बस अचानक से चल दी। ठीक है, तब भी बस बल लगाया तो आप अचानक से पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इस तरह से जड़त्व का नियम काम करती है। और एक चीज़ और, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब पेड़ पर लटका हुआ फल है, वो
फल क्या है, रुका हुआ ही रहना चाहता है, ठीक है। फल तो एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। आंधी वगैरह चलेगा तब हिलेगा, वरना शांत रहेगा। तो जब फल है वो हिलना नहीं चाहता है, शांत रहना चाहता है, और आप उसको अचानक से पेड़ को बहुत ज़ोर से हिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि फल में गति आ जाता है, और इतना ज़्यादा गति आ जाता है कि वो अपने टहनी से टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जड़त्व का नियम काम करती है। आप उसको जो है फल को गति में ला देते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा तेज गति करने लगती है इधर उधर, जिसके कारण वो टूट जाती है। तो इस तरह से जड़त्व का नियम काम करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नियम समझते हैं, गति का द्वितीय नियम। देखिए, वस्तु के संवेग यानी मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। एग्जाम्पल देके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, ठीक है। वो जब कैच आता है उधर से, तो वो कैच रोकते समय हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचता है। क्यों पीछे खींचता है? इसलिए खींचता है क्योंकि जो गेंद बहुत तेज गति से आ रही होती है, और उसके गति को कम करने के लिए अपने हाथ को पीछे खींच लेता है थोड़ा सा, ठीक है। अब अचानक से गेंद बहुत तेज से आ रहा है और हाथ ऐसे एक जगह रखे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो तेज गति से गेंद आ रही है और हाथ पर जब लगेगा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, ठीक है। अचानक से प्रतिरोध आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, ठीक है। अचानक से रोकिएगा तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। तो इसलिए गेंद की गति को कम करने के लिए, ताकि चोट न लगे, इसलिए हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि बॉल अभी आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। यहाँ पर एक बैट लिए हुए आदमी है, बैट बॉल से ही समझते हैं। यहाँ पर देखिए, बैट लिए हुए एक आदमी है, मान लीजिए ये, ठीक है, इस तरह से। अब ये बैट लिए हुए है अपने हाथ में, और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर है, और इधर से जो है ये आदमी क्या करता है कि बैट से एक गेंद को मारता है बहुत तेज गति से, ठीक है। आपकी तरफ बहुत तेज गति से मारता है, एकदम स्पीड में, ज़ोर से। तो जब मारता है वो, तो आप क्या करते हैं कि आप भी उसको, जब आपके पास गेंद जाता है तो आपके हाथ में ही बैट है और आप भी उसको मार देते हैं, ठीक है। तो गेंद क्या होगी, और तेज हो जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। तो इस तरह से दूसरा नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु गति में है या उस पर ऑलरेडी पहले से बल लगा हुआ है, तब उसमें आप और बल अगर लगा देते हैं उसी की दिशा में, तब उसकी गति जो है संवेग और अधिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके विपरीत बल लगाते हैं, जैसे इधर से मार दिया ये और आप उधर से इसी की तरफ मार दिए उसी गेंद को, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, गेंद की गति कम हो जाएगी। अगर आप संवेग की दिशा में बल लगाते हैं तो उसकी संवेग जो है बढ़ जाता है, और अगर संवेग की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो उसका संवेग कम हो जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरा नियम समझते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस नियम के अनुसार, यानी तीसरे नियम के अनुसार, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप दीवार पर एक घूसा मारते हैं, ठीक है। दीवार पर आप अपने हाथ से एक घूसा मारते हैं, तो आपको भी जो है उससे दीवार से चोट लगेगा, ठीक है। दीवार को तो लगेगा ही, लेकिन आपको भी लगेगा। तो जब आप उसको चोट देते हैं तो वो भी आपको चोट देता है, ठीक है। मतलब आप जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसका प्रतिक्रिया भी आपको मिलता है।
तो इसलिए क्रिया जो है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली बहुत तेज आगे की तरफ जाती है, लेकिन बंदूक जो है जब गोली चलाते हैं तो बंदूक थोड़ा पीछे हो जाता है। ठीक है, पीछे झटका देता है। क्यों? क्योंकि बंदूक से जो गोली निकलती है वो बहुत तेज गति से आगे जाती है, और आगे जो है वायु का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो हल्का प्रतिरोध की तरह काम करती है। तो जिससे जब गोली चलाते हैं तो बंदूक थोड़ा पीछे की ओर झटका देती है। ठीक है। और एक चीज़ और है, रॉकेट का आगे बढ़ना। जब रॉकेट आगे चलता है, ऊपर उड़ता है, तो देखते हैं नीचे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से नीचे जब प्रेशर लगाता है तब ऊपर रॉकेट जाता है। तो आप एकदम एक एग्जाम्पल समझिए, एक लाइन में समझिए कि जब हम दीवार पर जब एक घुस्सा लगाते हैं, ठीक है, एक मुक्का लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि दीवार को भी चोट लगती है और हमको भी चोट लगती है। यानी आप अगर अपने हाथ से मार रहे हैं तो आपको भी चोट लगेगा और दीवार को भी चोट लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से जब कोई भी आप क्रिया करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से तीसरा नियम काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।